नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुल आवेशों के कारण कूलाम का बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि दो से अधिक आवेश हो तो उनके बीच में किसी एक परीक्षण आवेश पर या टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है उसका मान, और उसी पर आधारित एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। वास्तव में होता क्या है कि जब दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो वो बल किसी तीसरे आवेश के कारण लगने वाले बल से अप्रभावित रहता है। वास्तविक स्टेटमेंट यही अध्यारोपण सिद्धांत का है। हम कह सकते हैं कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण अप्रभावित रहता है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसी अन्य यानी थर्ड चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स से या उसके प्रेजेंस से अनइफेक्टेड रहता है, अप्रभावित रहता है। अतः किसी विशिष्ट आवेश पर, विशिष्ट मतलब परीक्षण आवेश, विशिष्ट आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो भी बल लगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। इसके अनुसार, किसके अनुसार भाई? अध्यारोपण सिद्धांत से। इसके अनुसार किसी विशिष्ट आवेश पर लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। सदिश योग होता है। बात समझ आई बच्चों? यानी कि किसी एक परीक्षण आवेश या कोई एक विशिष्ट जो आवेश है, स्पेसिफिक चार्ज, उस पर टोटल जो फोर्स लगेगा, टोटल जो बल लगेगा, उसका मान प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। ये बात हो गई हमारे अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार। अर्थात यदि
किसी निकाय में Q0 आवेश पर Q1 Q2 डैश डैश Qn आवेशों के कारण बल लगता हो तो परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, पहले आवेश का बल F1 प्लस F02 मतलब 0 पर Q0 पर Q1 के कारण फोर्स, 02 का मतलब Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला बल डैश डैश F0n। ठीक है, मैं एक इसका वेक्टर डायग्राम बना देता हूँ बच्चों, ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अब ज़्यादा मैं इसमें थ्योरेटिकल बात एक्स्ट्रा नहीं लिखवा के सीधा स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ कि स्टेटमेंट इसका क्या कहता है। यानी कि ये कोई एक सिस्टम है, निर्देश तंत्र है, निकाय है, इसमें ये कोई Q0 आवेश है और इसका स्थिति सदिश जो है वो R0 है। कितना है? R0। ये Q1 आवेश, इसका स्थिति सदिश R1 है, इसकी यहाँ से जो पोजीशन जो है वह है R01। कितनी है? R01। ये Q2 है, इसकी पोजीशन यहाँ से जो है R02 है, पोजीशन वेक्टर इसका है R2 सो ऑन। ये कह दें Qn है तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है Rn और बीच का सेपरेशन हो गया R0 है। डायग्राम बना सकते हो तुम लोग बच्चों, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर, ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसका ओरिजिन पॉइंट O हो गया। नाउ अब अपन कहेंगे कि फोर्स यानी बल, किसका बल भाई? Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। ये क्या है भाई? F01 जो Q0 Q1 बटा R01 का स्क्वायर R⁻01। ये R⁻01 क्या बता रहा है भाई? एकांक सदिश है जो ये बता रहा है कि Q0 पर Q1 की ओर से बल लग रहा है, इसकी दिशा को बता रहा है। इसी प्रकार Q0 पर अन्य आवेशों Q2 Q3 डैश डैश Qn के कारण लगने वाला बल F02 बराबर Q0 Q2 बट्टा R02 का स्क्वायर R⁻02 सो ऑन। चलो F3 वाला एक और बता दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। Q3 के कारण कितना आ जाएगा? F3 के Q0 Q3 बट्टा R03 R⁻03। या बीच में कोई बता दो, कहीं डायग्राम में बता दो, यहाँ बता दो बच्चों। Q3 चार्ज R3 इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यहाँ से इसकी दूरी जो है R03। दैट्स ऑल, ठीक है। R03 का स्क्वायर होगी बात। नेक्स्ट इसके नीचे क्या आ जाएगा? सो ऑन F0n बराबर Q0 Qn बटा R0n का स्क्वायर, यानी n फॉर
डैश डैश 3 से आगे वाले चार्ज जितने भी चार्ज हो, n की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल N तक, r की पावर r की कैप 0n। अब कह देंगे अध्यारोपण सिद्धांत से। डायग्राम बना लेना बच्चों अच्छा सा। होमवर्क जरूरी है, बूंद बूंद से घड़ा ऐसे ही भरा जाएगा। हर रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते करते जाओगे, एक दिन देखोगे कि आपके रजिस्टर भरते ही जाएंगे नोट से। पिछली बार भी 12th क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चों के नोट्स के 3-3 रजिस्टर भरे गए थे, बड़े बड़े। ठीक है, ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों के थे। इंग्लिश मीडियम वाले तो और भी एक्स्ट्रा काम हो गया था, उनके तो कई 4-4 5-5 रजिस्टर तक भर गए थे। जिन बच्चों ने रेगुलर काम किया मेरे क्लास का, उनके 4 से 5 रजिस्टर भरे थे पिछली बार। तो मैं अभी से कह रहा हूँ आप लोग कंटिन्यू रखें, हर रोज़ पढ़ते जाएं। जब तक ये कोरोना संक्रमण काल चल रहा है तब तक तुम लोग घर पे रह के पढ़ें, कभी भी मिस मत करो। मैं भी कभी वीडियो मिस नहीं करूँगा, आपको हर रोज़ वीडियो अपलोड कराऊँगा। अब लिखो अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से। अब अंग्रेजी मीडियम वाला कई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, जो मैंने कल ये वीडियो बना दिया इंग्लिश मीडियम वालों का। सिद्धांत से परिणामी बल, परिणामी बल क्या हो जाएगा बच्चों? F इज इक्वल टू F01, F02, F03 प्लस so on F0n, which implies F इज इक्वल टू KQ0 Q1 बट्टा R01 का स्क्वायर R की कैप 01, KQ0 Q2 बट्टा R02 का स्क्वायर R की कैप 02, KQ0 Q3 बट्टा R03 का स्क्वायर R की कैप 03। ये कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, और एकांक सदिश हमेशा बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। Qn बट्टा R0n का स्क्वायर R की कैप 0n। ये लास्ट वाला दिख रहा है आप सबको? यस, विच इम्प्लाइज F इज इक्वल टू K और Q0 तो बाहर आ गया बच्चों। इसको पूरे को मैं अगर समेशन में बताना चाहूँ तो समेशन में क्या आ जाएगा? QI बट्टा R0i का स्क्वायर R की कैप 0i। I का जो मान है वो 1 से लेकर कैपिटल N, नेचुरल संख्या, प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर, उसके बराबर आएगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है बच्चों। क्या है ये? अध्यारोपण का सिद्धांत। होगी बात। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। अगला टॉपिक लिखो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बच्चों के होमवर्क का आउटपुट अभी तक आया नहीं है मेरे पास। मैं उनको फिर से कहना चाह रहा हूँ कि हर रोज़ होमवर्क करते जाएं और मुझे वापस आउटपुट भेजो कि हाँ सर हमने ये होमवर्क कर लिया है। कई बच्चों के नहीं आ रहे, कहीं ऐसा नहीं हो मैं उनके नाम अवगत कराऊँ। कल से मैं फिर नाम बोलने लग जाऊँगा उनके कि इन बच्चों के नहीं आए। अभी मेरे ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में अपने 12th हिंदी मीडियम के 87 बच्चे ऐड हुए हैं, और इंग्लिश मीडियम टोटल मिला के 100 बच्चे हो गए हैं। 100 में से कुछ एक बच्चों के अभी तक आउटपुट आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो कल मुझे नाम बोलना पड़े। कृपया करके होमवर्क करते जाएं, और जैसे जैसे अभी एडमिशन प्रोसेस चल रही है, सबका जब एडमिशन हो जाएगा तब अपन एक साथ काफ़ी सारा पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र। आप क्षेत्र से क्या समझते हो? कि एक ऐसा परिवेश या एक ऐसा वातावरण या एक ऐसा बाहर का कवर जिसके अंदर कुछ आता हो तो उसका प्रभाव पड़े। क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे स्कूल क्षेत्र, स्कूल का बाहर का परिसर, स्कूल के आसपास, ये स्कूल का क्षेत्र है। ऐसी हर एक किसी भी सिस्टम का अपना एक क्षेत्र है। सिंपली हम कह सकते हैं आवेश का भी अपना एक क्षेत्र है, अर्थात आवेश के चारों ओर का वह प्रभाग,
आवेश के चारों ओर का वह प्रभाग जिसमें अन्य आवेश प्रवेश करे तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता हो या उसके द्वारा अनुभव किया जाए तो उस परिवेश को या उस वातावरण को, उस सराउंडिंग को क्षेत्र कहते हैं। चूँकि आवेश है इसलिए इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी स्थिर आवेश, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह प्रभाग, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह प्रभाग जिसमें अन्य आवेश प्रवेश करे तो वह बल अनुभव करेगा, बल अनुभव करता हो, बल अनुभव करता है। इस परिवेश या फिर प्रभाग, रीजन, क्षेत्र, सराउंडिंग, जो भी बोलो आप, इस परिवेश या प्रभाग को उस स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। होगी बात खत्म। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। अर्थात धनात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र त्रिज्यक रूप में कैसा होता है, यानी कि एक वक्राकार शेप में बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है। और ऋणात्मक आवेश में इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। अर्थात हम धनात्मक आवेश को स्रोत आवेश भी कह सकते हैं। स्रोत से हमेशा बाहर की तरफ कोई चीज़ आउटपुट होती है। जैसे सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है, यानी उससे ऊर्जा लगातार बाहर निकलती है। और ऋणात्मक आवेश में हमेशा बल रेखाएं अंदर की तरफ होती है इसकी विद्युत क्षेत्र की, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है। इसलिए ऋणात्मक आवेश को सिंक आवेश भी कहते हैं, क्योंकि सिंक के अंदर बाहर से कोई आउटपुट है वो अंदर की तरफ होता है। इसलिए आगे पढ़ेंगे अपन लोग। अभी अपन थोड़ी बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं किसे भाई? कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह प्रभाग जिसमें अन्य आवेश प्रवेश करे तो वह बल का अनुभव करता है, और इस प्रभाग को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नीचे वाला लाइन में लिखिए, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धनात्मक आवेश से धनात्मक आवेश से किधर होती है भाई? ऋणात्मक आवेश की। ऐसे भी कह सकते हो, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। गणितीय रूप से इसका यूज हम लोग किसके रूप में करते हैं? गणितीय रूप से इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में उपयोग में लेते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। गणितीय रूप से इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में काम में लेते हैं। इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। समझ में आई बात? दिशा कहाँ से कहाँ होती है इसकी? धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। खत्म बात। अब आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या चीज़ है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैथमेटिकल जो भी हम डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले करेंगे, उसमें ई को विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हो। समझ में आई बात? चलो आगे का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि अगर कोई एक आवेश ऐसा लें जिसका परिमाण बहुत कम हो, एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण या जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, उस आवेश को जब किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो कितना बल का अनुभव करता है, उस बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि किसी परीक्षण आवेश द्वारा, परीक्षण आवेश मतलब एकांक आवेश, ये भी याद रखें, एकांक आवेश जिसकी वैल्यू यूनिट हो, किसी परीक्षण आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में अनुभव किए गए बल का मान, अनुभव किए गए बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, खत्म बात। यूनिट चार्ज होना चाहिए। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी है, एकांक आवेश, सिंपल सी परिभाषा, एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा आपको पता है किधर होती है भाई? इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात धन आवेश से यह त्रिज्यक रूप में बाहर की ओर तथा ऋण आवेश में अंदर की ओर होता है या होती है, एक ही बात है। ठीक है, इसकी दिशा किधर होती है भाई? ऋण आवेश में तो अंदर की ओर होती है, धन आवेश में बाहर की ओर। शाबाश। नेक्स्ट, यदि परीक्षण आवेश Q0
Q0 पर F बल लगता हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल कितना लगा, आवेश कितना था, दोनों का रेशियो। दैट्स कर दोगे। E बराबर F/Q0। अगर आवेश Q हो तो F/Q कह देंगे। तो E बराबर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों, ये सूत्र अब हमेशा के लिए काम में लेना है हमें। E बराबर F/Q0। F किस में होता है, न्यूटन, ये किस में होता है, कूलाम में। तो फोर्स F कितना हो गया, Q0 × E। ठीक है। यदि आवेश Q हो तो F बराबर Q × E कह देंगे। अब बात हो गई बस केवल आवेश पर, आवेश जितना मान है उसको से गुणा करना। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट अगली बात अपन करते हैं कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक क्या है, बिंदुवत। अब एक नोट डाल के बात और लिखनी बीच में। पहले एक बात हम बार बार कह रहे थे, परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, हम क्या लिख रहे थे कि परीक्षण आवेश का मान अत्यंत कम लिया जाता है। इससे स्रोत मतलब जो मुख्य आवेश होता है जिसका मान ज़्यादा होता है, स्रोत आवेश पर प्रभाव नगण्य लिया जाता है। हालांकि वास्तव में तो ऐसा कोई आवेश है ही नहीं जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसके कारण स्रोत आवेश पर जो बल लगता है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य के बराबर होता है। यानी कि मान लो 1 कूलाम का आवेश है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैंने कोई Q0 आवेश रखा, तो इस Q0 चार्ज का इस पर जो फोर्स लगता है वो न के बराबर है, न्यूट्रल है। यानी कि इसकी जो खुद की वैल्यू बहुत कम है, न के बराबर वैल्यू हम लेते हैं। चेक करते हैं हम लोग कि इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगा, वही हम कंक्लूड करते हैं। समझे। स्रोत पर प्रभाव नगण्य लिया जाता है, अर्थात स्रोत आवेश लिखना बच्चों, स्रोत आवेश पर प्रभाव नगण्य लिया जाता है, अर्थात परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं मानते। बस ये बात जरूरी है। ठीक है। अब जैसे धनात्मक आवेश जो प्लस का लिया है तो उसकी दिशा बाहर की तरफ हम कैसे चेक करेंगे कि हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स किधर लग रहा है। अगर माइनस का Q चार्ज है तो इस पर अंदर की तरफ डायरेक्शन कैसे मानेंगे, क्योंकि प्लस Q चार्ज है उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन हम इधर मानेंगे। समझे। चलो आगे पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट जस्ट की बात पढ़ें। अगला टॉपिक लिखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कह दीजिए, लिखिए। चलो, माना किसी स्थिर बिंदु O पर किसी स्थिर बिंदु
O पर कोई आवेश प्लस Q रखा है, प्लस कैपिटल Q रखा है। इससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है जो बिंदु P पर है। तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल की दिशा O से P की ओर होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि ये धनात्मक आवेश है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये भी प्लस Q ही होता है बच्चों। ये जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं ना, ये भी धनात्मक लेते हैं टेस्ट चार्ज। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी इधर ही होगी। अतः प्लस Q आवेश के कारण, ये चित्र बना लेना बच्चों, कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर K कैपिटल Q किस पर लग रहा है? Q0 पर, बट्टा क्या है? R²। दिशा किधर होगी भाई? दिशा होगी O से P की ओर, O से P की ओर, या आप यूनिट वेक्टर में बताना चाहो तो R की कैप कह सकते हो। ये आ गया फोर्स। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये सूत्र अब रट लेना है, याद हो जाना चाहिए कंठस्थ। क्या होता है? E बराबर फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, एकांक सदिश, एकांक आवेश जो होता है उसका बल में भाग लगाओ तो क्या वैल्यू आ जाएगी? Q0 से Q0 कट जाएगा। क्या उत्तर आ गया? डायरेक्ट उत्तर आ गया KQ अपॉन R², R की कैप। E बराबर क्या आ गया भाई? KQ अपॉन R²। सदिश रूप में लिखना चाहो तो R की कैप और बता दो, बस बात खत्म। अर्थात नीचे वाला लाइन में, अर्थात E जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के होती है। Q को कांस्टेंट रखें, K कांस्टेंट है ही, तो ये किस पर किसके साथ चेंज हो रहा है? R² के रूप में ये चेंज हो रहा है। लिख लिया। ग्राफ और बना दो बच्चों, ग्राफ इसका और बनाओ। यदि E तथा R के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो कैसा आएगा बच्चों? ग्राफ बनाना है तुम्हें, ये याद भी रखना है कि E और R में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है? कैसा होता है बच्चों? R बढ़ेगा तो E क्या होगा? घटेगा। ऐसा ग्राफ आता है। खत्म बात। रेडी? चलो अच्छी बात है। दूसरा, अगर आपसे और पूछे कि E और 1/r² के बीच ग्राफ कैसा है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, स्ट्राइट लाइन आएगी। क्यों भाई? क्योंकि E जो है 1/r² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है इसके। तो ओके, चलो आगे का टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक, इसमें भी वही सिस्टम, अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें भी लग जाता है। यदि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn आवेश हो, वह इनके स्थिति सदिश R1 R2 R3 डैश डैश Rn हो, तो परीक्षण आवेश Q0 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण तीव्रता का सदिश योग होता है। सिंपल सी बात। Q0 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण तीव्रता का सदिश योग होता है। तीव्रता किसकी भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः E बराबर वही सूत्र सेम का सेम, E01 E02 E03 so on E0n। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? डायरेक्ट सूत्र ही लिख रहा हूँ मैं अब, KQ1 बट्टा R01 का स्क्वायर R की कैप 01 प्लस KQ2 R0। अब KQ1 Q0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, वो बल का मान था उसमें, ये कैप है। KQ2 बटा Q3 R03 का स्क्वायर R की कैप 03 प्लस सो ऑन KQN बटा R0n का स्क्वायर R की कैप 0 है। ये अध्यारोपण सिद्धांत से भी आप कह सकते हो, या बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हो। दो से अधिक आवेश हो तब की बात है। हो गया, इसको उसी समेशन वाली फॉर्म में लिख दो बच्चों। कैसे लिखोगे समेशन वाली फॉर्म में? E इज इक्वल टू K तो बाहर निकाल दो, सिग्मा लगाओ, I का मान 1 से लेकर कहाँ तक? N तक, QI बट्टा R0I का स्क्वायर R की कैप 0I। ये लो साहब, ये हो गया अध्यारोपण के कारण या बहुल आवेशों के कारण किसी एक विशिष्ट आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसा का वैसा ही डायग्राम है जैसा हमने बल के लिए ज्ञात किया था। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ये Q2 कह दो तो E02। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर E01, ये QN कह दो या Q3 कह दो। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर E03। सारे के सारे धनात्मक आवेश लिए हैं मैंने, ठीक है। इधर कह दो QN, E0N, ठीक है। बस ये ओरिजिन पॉइंट, ये R1 इसका सदिश, ये R0, ये R2, ये R3, ये Rn, सो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर आप जेड एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। चित्र बना देना, ये ध्यान रखना QN से
इसकी दिशा में स्ट्राइट लाइन खींच दो रोटेट करके E0n, क्योंकि सारे के सारे धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो हमेशा स्रोत से टेस्ट चार्ज की ओर, परीक्षण आवेश की ओर इसकी दिशा होगी। हो गया। कल अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बच्चों, और उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर रहें और फिजिक्स का काम करते रहें। पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत।